इंडियंस के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? ट्विटर खोल के देखोगे तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट्स काफी कॉमन हो चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन हेट कमेंट्स को कोई रेसिज्म मानने को तैयार नहीं। अफ्रीकन्स या एशियंस के अगेंस्ट हेट कमेंट रेसिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यही लोग इंडियंस के अगेंस्ट ओपनली रेसिज्म कर रहे हैं और इन्हें जरा सी भी बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट पर पजीत वर्ड कॉमन हो चुका है। ये इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिस्ट स्लर है जिसे खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियन से करी की स्मेल आती है। सारे इंडियंस बॉबल हेड की तरह सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते हैं। ऐसी बातें वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले बहुत सारे लोग लिखते हैं। लेकिन एक बार जरा ये वीडियो देख लो। दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी की मेट्रो की ये हालत है। अमेरिका के सबसे रिचेस्ट स्टेट जिसकी जीडीपी कई देशों से भी ज्यादा है, उसके स्टेट की सड़कों पर ये हालत है। जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरों पे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर से पिछवाड़ा साफ करने वाले लोग हमें हाइजीन का ज्ञान बांट रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये रेसिज्म तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास इससे बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन जरा ये हेडलाइन देखो। अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन क्राइम्स का रीजन और कुछ नहीं है, सिर्फ रेस और एथनिसिटी है। मतलब वेस्ट में एक इंडियन होना अब एक क्राइम बन गया है। इसीलिए ऑनलाइन जो इंडियंस के अगेंस्ट हेट कैंपेन चल रही है उसे डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यही हेट्रेड अब सड़कों पे उतरने लगी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस रियल लाइफ में होने लगे। Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. इंडियन अमेरिकन यूएस के अंदर सबसे अमीर एथनिक ग्रुप है। लोएस्ट लेवल से लेकर टॉप पोजीशन तक हमारे लोग बैठे हुए हैं और ये कुछ रेसिस्ट लोगों से देखा नहीं जा रहा है। रीस नहीं कर पा रहे हैं तो जल रहे हैं। और जो भारतीय लोग ब्लाइंडली भारत को गाली देकर वेस्ट का गुणगान दिन रात करते रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ब्राउन सिपाही रेसिज्म में गोरे रेसिस्ट से भी 2 हाथ आगे निकल चुके हैं। हमारे लोगों में कुछ खराब आदतें हैं, उनकी बात भी करूंगा, छुपाऊंगा नहीं, लेकिन जो नैरेटिव हमारी इमेज को इंटरनेशनली खराब करने के लिए बनाया जा रहा है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इंडियंस हमारे अगेंस्ट होने वाली रेसिज्म को इग्नोर ना करें, नॉर्मलाइज ना होने दें। ये चलता है एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ सकता है। आइए भारत की जीडीपी आज दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है और उसका सबसे बड़ा रीजन है भारत में बढ़ते एंटरप्रेन्योर्स। आजकल D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जो अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली सामान कस्टमर्स को बेच रहे हैं। ऐसे स्टोर्स बनाने में पहले हजारों रुपए लगते थे, लेकिन अब ये काम बिल्कुल फ्री हो चुका है। ये है ओडू ई कॉमर्स। इसमें बस सेलेक्ट करना है ऑनलाइन स्टोर। मैंने लिखा बुक स्टोर और सेलेक्ट कर दिया सेल मोर। इसके बाद कलर पैलेट चूज कर लो या फिर लोगो अपलोड कर दो, जहां से ऑटोमेटिकली ये ब्रांड कलर्स को पिक कर लेता है। उसके बाद जो भी पेजेस चाहिए वो एक एक करके आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इतनी सारी AI जनरेटेड थीम्स में से अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लो और 30 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी है। आप अपने स्टोर को अपनी पसंद से डिजाइन कर सकते हो, AI की मदद से टेक्स्ट लिख सकते हो, सब कुछ इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है और एडिट भी, है ना कमाल। आप यहाँ इजीली प्रोडक्ट पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं बुक का पेज क्रिएट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर प्राइस और टैक्स को डालना है और ये रेडी है। ये पेज भी एडिटेबल है, बटन से लेकर सब कुछ ऐड और चेंज हो सकता है। इसी तरह से मैंने सारे प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लिया है। बुक स्टोर रेडी है। पेमेंट रिसीव करने के लिए ओडू पे कई सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स इंटीग्रेटेड है। आप यहाँ पर रेजर पे यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से, और शिपिंग और डिलीवरी भी यहीं से आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर वो इजीली जाके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूं। एंड डन। एंड में एक थैंक यू मैसेज आता है जिसे भी आप पर्सनलाइज कर सकते हो। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहां पर ई कॉमर्स, अकाउंटिंग, CRM, मार्केटिंग, हर बिजनेस नीड के लिए एप्स अवेलेबल हैं और ये सारे इंटीग्रेटेड हैं। यहाँ पर सब कुछ सिर्फ कुछ क्लिक्स में पॉसिबल है। इट्स फुली रेडी टू ग्रो योर बिजनेस। सिर्फ एक ऐप चाहिए तो लाइफ टाइम अनलिमिटेड होस्टिंग और सपोर्ट के साथ फ्री है और सारे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मात्र 580 रुपीज पर मंथ में मिल जाता है। और तो और कस्टमाइज्ड डोमेन नेम भी आपको पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ओडू के ई कॉमर्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार इसे चेकआउट जरूर करना। देखो, रेसिज्म सबसे ज्यादा उन इंडियंस को फेस करनी पड़ती है जो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रह रहे हैं, जो वहां पर स्टूडेंट हैं या नौकरी कर रहे हैं। रोज ये लोग अपनी कॉलोनी में, वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटी में, पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। और हम जो अपने खुद के देश में बैठे हुए हैं, हमें सोशल मीडिया पर बुली किया जाता है, बेइज्जती की जा रही है। अगर आप ट्विटर चलाते हो तो आपको पता होगा कि ये वाला जो अकाउंट है वो इंडियंस के अगेंस्ट कितनी भद्दी भद्दी बातें लिख रहा था। फिर जब लोगों ने रिपोर्ट किया तो इस अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये एक अकाउंट जाने से बीमारी
खत्म नहीं हुई है, ये तो बीमारी का बस एक सिम्टम था। एक गया है 10 और आ जाएंगे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, इंडियन स्लम्स की फोटो को ऐसे शेयर किया जाता है जैसे पूरे देश की हालत ऐसी हो चुकी हो, जैसे हमारे देश में साफ सुथरी जगह ही नहीं बची है। हमारे पूरे देश को अनसिविलाइज दिखाया जाता है। पहले ये लोग 2-4 स्लम में डॉक्यूमेंट्री जाके बना लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये डेली बेसिस पर चलने लगा है। ऐसा ही प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अकाउंट से भी चलाया जाता है। अब चलो इनकी मोटिवेशन तो हमें पता है, लेकिन गोरों को क्या मिलता है ये सब करने से? इंडियंस बहुत टाइम से पढ़ाई करने के लिए यूएस यूके जाते रहे। हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स लंदन से ही पढ़ के आए थे। फिर आजादी के बाद भी अपर क्लास के जो लोग थे उनके बच्चे भी वहां पढ़ाई करने के लिए गए। इस टाइम पर इन कंट्रीज में ब्लैक्स के अगेंस्ट काफी रेसिज्म होती थी, लेकिन इंडियंस क्योंकि कम थे और मोस्टली अपर क्लास में वेल एजुकेटेड लोग थे, इसलिए हमारे अगेंस्ट ओपनली इतनी रेसिज्म नहीं होती थी। लेकिन फिर 90s में जब इंडिया की एस्पिरेशन बढ़ने लगी, इंडिया ओपन अप हुआ, तो लोगों ने यूएस यूके जाकर वर्क अपॉर्चुनिटी तलाशनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐसे ही वर्क प्रोजेक्ट्स पर यूएस जाने लगे और फिर वहीं पर परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर के लिए अप्लाई करने लगे। अब हम इंडियंस में एक खास बात यह है कि हम बहुत मेहनती होते हैं, हमें बस अपॉर्चुनिटी चाहिए एक बार। और उस टाइम पर इन कंट्रीज में वर्क अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और इधर इंडियन मिडिल क्लास की एस्पिरेशन भी बढ़ रही थी। इसीलिए धीरे धीरे यहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाने लगे। कोई पढ़ाई करने जाता था, कोई नौकरी करने, लेकिन मोस्टली सबका एक ही मोटिव था, ग्रीन कार्ड। ये फर्स्ट जनरेशन इंडियन लोग वहां की चकाचौंध, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ देखकर खुद को वहां पर सेटल करने लगे और इनके सर्कल के जो बाकी इंडियन लोग थे वो भी इनसे इन्फ्लुएंस होने लगे। ये चीज आपको 2000s की बॉलीवुड मूवी में बहुत देखने को मिलेगी। मोस्टली जो बड़ी बड़ी मूवीज बनती थी उसमें जो हीरो रहता था वो एक एनआरआई होता था जो वहां से वापस आता है अपनी शादी करने के लिए। ये जो फर्स्ट जनरेशन इंडियन थे इनका सारा फोकस अपने काम पे था ताकि एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सके और इंडिया में फैमिली को सपोर्ट भी कर सके। मोस्टली जो मिडिल क्लास के लोग बाहर जा रहे थे वो इंजीनियर्स या एमबीए होते थे, इसलिए इनके अराउंड कुछ स्टीरियोटाइप्स बनते गए, जैसे कि ये काफी नर्डी टाइप होते हैं, पार्टी वगैरह करना इन्हें पसंद नहीं होता, इनका एक्सेंट बड़ा फनी होता है और ये लोग करी बहुत खाते हैं, इनसे करी की स्मेल आती है। अब ये स्टीरियोटाइप थे तो रेसिस्ट, लेकिन फिर भी हमने इसे हार्मलेस समझा। हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, मजाक बनाया जाता रहा, लेकिन उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था और वॉयलेंस भी नहीं होती थी, तो किसी ने ज्यादा इस बात को सीरियसली नहीं कंसीडर करा। अब इन फर्स्ट जनरेशन एनआरआईज को वहां पर एसिमिलेट होना था, अच्छी लाइफ बनानी थी, प्लस इंडियंस हैं तो चर्बी थोड़ी मोटी होती है, तो कोई थोड़ा मजाक बना ले तो इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे इन एनआरआईज के बच्चे भी वहां पर पैदा हुए, क्योंकि इनके पेरेंट्स बहुत नर्डी थे इसलिए इनके बच्चे इनसे भी ज्यादा नर्डी निकले। 1999 से अभी तक अमेरिका में 34 नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन हो चुके हैं और इसमें 28 बार इंडियन अमेरिकन बच्चे ने ही इसे जीता है। बीच में तो लगातार 12 बार इंडियन अमेरिकन बच्चे इसे जीत रहे थे। उनके देश में आकर उन्हीं को बीट करोगे तो कहीं ना कहीं जलन तो होगी। It's from the 11th of May. What you see is an Indian American boy being bullied by one of his American classmates. The bully is asking the boy to give up his seat. When the victim refuses, the bully gets angry. फिर इनकी जॉब मार्केट भी देखो, उसमें भी इंडियन इंजीनियर्स, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स ये सब लोग इसे खाने लगे। और क्योंकि इंडियंस इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है इसलिए इनकी कंपनीज भी इंडियंस को ही प्रेफर करने लगी। जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज थी उसमें सीईओज मोस्टली इंडियंस बनते गए। तो वहां से धीरे धीरे जो लोकल्स में एक सेंटिमेंट चला गया कि ये आकर हमारी सारी जॉब्स भी खा जाएंगे। फिर जैसे जैसे हमारा डायस्पोरा बड़ा होता गया तो इंडियंस कल्चरली भी अपने आप को असर्ट करने लगे। इंडियन फेस्टिवल को मनाना, बारात निकालना, अपने मंदिर वहां बनाना, इस तरह की वीडियोस आपने देखी होगी। हमने वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े बड़े अपने मंदिर भी बना दिए। The largest Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. A grand dedication was held today for the awe-inspiring place of worship. लेकिन ये सारी कंट्रीज ज्यादातर क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो कंफर्टेबल कैसे फील करेंगे? विवेक रामास्वामी जो इनके एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, हमेशा से अमेरिका में रहे, उनसे भी लोग सवाल पूछ देते हैं कि अरे आप तो हिंदू हो, आप हमारी क्रिश्चियन कंट्री में कैसे किसी पोजीशन में बैठ सकते हो? लेकिन ये हमारे डायस्पोरा की पूरी स्टोरी नहीं है। जितने भी इंडियंस इन कंट्री में लीगली गए हैं उससे कहीं ज्यादा इलीगली भी वहां गए। इलीगल तरीके से इन कंट्री में घुसने को डंकी मारना बोलते हैं। हमने इस पर एक पूरा वीडियो भी किया हुआ है। इन कंट्रीज में इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म और रेशियल क्राइम बढ़ रहा है उसका एक काफी बड़ा रीजन ये इलीगल इमिग्रेशन भी है। पहले सोशल मीडिया नहीं था इसलिए इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था और उस टाइम पर इन कंट्रीज में गवर्नमेंट भी ज्यादातर लिबरल थी। लेकिन अगर अभी देखोगे तो ज्यादातर कंट्रीज में आपको राइट विंग गवर्नमेंट दिखेगी। यूके में कंजर्वेटिव्स 10 साल तक रहे, यूएस में ट्रम्प दूसरी बार वापस आ गए, यूरोप में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में राइट विंग गवर्नमेंट तेजी से बढ़ रही है। अब राइट विंग गवर्नमेंट चाहे किसी भी कंट्री में हो, इसमें एक चीज कॉमन है, ये गवर्नमेंट इमिग्रेशन के अगेंस्ट होती है और इलीगल इमिग्रेशन के तो ये सख्त खिलाफ होते हैं। इनफैक्ट इन कई कंट्रीज में राइट विंग पार्टीज का सबसे बड़ा इलेक्शन इशू इमिग्रेशन ही रहा है। जैसे हमारी करंट गवर्नमेंट रोहिंग्या से परेशान है, सिमिलरली वो लोग भी इलीगल माइग्रेंट से परेशान है। और हमारे यहाँ से इतने लोग डंकी मार के कनाडा और अमेरिका में सेटल हो रहे हैं कि इसका अनऑफिशियल डेटा अगर आप देखोगे तो लाखों में निकलेगा। इंडियंस को ये लोग पजीत नाम के एक रेशियल स्लर से बुलाते हैं, वो भी यहीं से निकला है, क्योंकि ज्यादातर लोग आप देखोगे यूएस कनाडा में जो डंकी मार के जाते हैं वो पंजाब से रहते हैं और इनके नाम के एंड में हमेशा जीत लगा रहता है। इसीलिए जो लोकल लोग हैं वो सारे के सारे इंडियंस को
पजीत कहने लगे हैं। 4chan नाम की एक वेबसाइट है जहां पर सबसे पहले इस पर मीम बनने शुरू हुए थे। ऐसा कहते हैं कि ये पजीत वर्ड भी सबसे पहले उसी वेबसाइट पे आया था और इस वेबसाइट को मोस्टली अमेरिकन ही यूज करते हैं। यहाँ अलग अलग पोस्ट के अंदर आप देखोगे इंडियंस को स्ट्रीट शिटर, पजीत और रेपिस्ट तक बोला गया है। इस वेबसाइट के मोस्टली यूजर्स अमेरिकन और कैनेडियंस हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन कंट्रीज में इंडियंस के अगेंस्ट कितनी ज्यादा हेट्रेड भरी हुई है। शायद 2018 की आपको कंट्रोवर्सी भी याद हो। PewDiePie एक यूट्यूबर है जिसने यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करे थे, लेकिन जैसे ही हमारे टी सीरीज के सब्सक्राइबर इससे ज्यादा हुए तो उसने इंडियंस के अगेंस्ट एक काफी रेसिस्ट कमेंट करने शुरू कर दिए। एक गाना भी रिलीज किया था जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट और भद्दा था। अब आप सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर एक कंट्री के अगेंस्ट कुछ रेसिस्ट बातें बोलेगा तो उसका इफेक्ट उसकी ऑडियंस पे क्या होगा। उसके फॉलोअर्स को भी इससे बढ़ावा मिला होगा। ये इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म का पहला मेजर ऑनलाइन इंसिडेंट था और इस टाइम पर भी बहुत सारे इंडियंस PewDiePie को सपोर्ट कर रहे थे। आजकल कुछ ऐसा ही सेंटिमेंट ट्विटर पे भी चल निकला है। खुलेआम ये लोग इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट बातें लिखते हैं और इन्हें कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है। जब तक मास रिपोर्टिंग ना की जाए ट्विटर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। इंडियन स्लम्स की फोटो डाल डाल के ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चमकाते रहते हैं। और अब तो AI भी आ गया है, तो AI के साथ इंडियन इमेज में पूप ऐड कर करके लोग खूब भद्दी बातें लिखते रहते हैं। हमारे यहाँ पर विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स ऐसे हैं जो इससे सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा के एम्पलीफाई करते हैं। और ये पाकिस्तानियों को आप देखोगे खुद अपनी कंट्री का नाम इस्तेमाल करने से पहले शर्माते हैं, खुद को इंडियंस बताते हैं बाहर जाके, क्योंकि पाकिस्तानी जान जाएगा तो कोई साथ नहीं बैठने देगा। हमें पूछते हैं लोग कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हो, तो हमें डर के मारे हम कह देते हैं इंडिया से, तो वो चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं बनती। US, UK, यूरोप आप कहीं चले जाओ, कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट आपको दिखेगा वो पाकिस्तानी लोग ही चला रहे होंगे, लेकिन बताते नहीं है कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। ये जो इकान रेस्टोरेंट से ढूंढ के आया था, उससे पहले मैं 2-3 और रेस्टोरेंट में गया था। एक इंडियन के नाम से खोल रखा है, दूसरा बॉम्बे के नाम से खोल रखा है। पहला इंडियन जो रेस्टोरेंट था वो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था। उसने जब मैं अंदर जाके देखा तो मीनू में ऐसा चीज मिलता है जो नॉर्मली इंडियन रेस्टोरेंट की मीनू में नहीं होते। तो मैंने पूछा तो बताया वो बांग्लादेशी है। तो बाद में पता लगा बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों ने इंडियन नाम लेके यहाँ रेस्टोरेंट चला रखा है। वेस्टर्न्स भी ज्यादातर जो होते हैं वो सारे ब्राउन लोगों को इंडियंस ही समझ लेते हैं। उनके लिए पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश ये सब डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि कोई भी ब्राउन आदमी बाहर कुछ भी बुरा काम करे, बदनाम इंडियंस ही होते हैं। जबकि अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ ज्यूज के बाद इंडियन अमेरिकन सबसे रिच और पढ़े लिखे लोग हैं। इनफैक्ट इंडियन अमेरिकन टैक्स भी बहुत ज्यादा भरते हैं। इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म है वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्री वाले नहीं करते, बल्कि आप कोरिया और जापान में चले जाओगे वहां पर भी आपको दिखता है। जो लोग K-pop के ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जिन्हें लगता है कि कोरियन मेन बड़े पीसफुल होते हैं, उन्हें जरा फैक्ट पता होना चाहिए। कोरिया में इनफैक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट काफी हाई है। पब्लिक प्लेसेस में ग्रोपिंग जैसे इंसिडेंट इंडिया से भी ज्यादा कॉमन है। ऊपर से ये लोग इंडियंस को बिल्कुल गया गुजरा समझते हैं। ये फोटो देखो, साउथ कोरिया के एक रेस्टोरेंट की है। साफ साफ लिखा है इंडियंस नॉट अलाउड। और ये सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है, ऐसे कई जगह हैं जहां पर इंडियंस को घुसने भी नहीं दिया जाता है। तो जितने भी लड़के लड़कियां K-pop आर्टिस्ट की पूजा में लगे रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनको इंडियन फैंस से कोई ऐसा प्यार नहीं है। जो लोग कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं, आपके एग्जिस्टेंस से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया सिर्फ इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडियन कल्चर से जो प्यार करने का शो ऑफ करते हैं, ये सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए करते हैं। इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म है वो इतना नॉर्मलाइज इसीलिए हो गया क्योंकि हमने कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे हमारे लोगों के बीच में भारत के अंदर ही स्किन कलर, बॉडी टाइप, कास्ट को लेकर इतना मजाक बनाया जाता है कि हमें कुछ नया नहीं लगता है। हम सभी को पता है कि हम अपने ही नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। चिंकी, चाइनीज, ये लोग तो आदमी खाते हैं, ऐसे कमेंट इनके ऊपर करना बहुत नॉर्मल हो चुका है। बिहार से आने वाले लोगों को दिल्ली और मुंबई में उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे आज के दिन ये रेसिस्ट वेस्टर्नर्स हम इंडियंस के साथ कर रहे हैं। भारत के अंदर अफ्रीकन्स भी बहुत रहते हैं, स्पेशली दिल्ली और मुंबई में, और यहाँ पर भी उन्हें बहुत रेसिज्म फील करनी पड़ती है। तो इसका मतलब पहले हमें खुद को भी ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जब खुद अपने देश के लोगों के बीच में यूनिटी होगी तभी बाहर के लोगों को इस बात पर कॉल आउट किया जा सकता है। और रही बात इन वेस्टर्नर्स की, तो इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम ऑलरेडी यूके जैसी इकोनॉमी को ओवरटेक कर चुके हैं, तो थोड़ी मिर्ची तो लगेगी, लेकिन हमें यूनाइट होकर इन लोगों को कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। ट्विटर पर तो आपको याद होगा बीच में एक हैशटैग चल निकला था, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। इस वर्ड को यूज करके जो भी ट्वीट कर रहा था उसको बहुत व्यूज मिल रहे थे। तो इन वेस्टर्नर्स ने भी वही घिसा पिटा नैरेटिव शुरू कर दिया। हमारे लोग भी कम नहीं है। जैसे इंडियन यूजर्स को पता चला, उन्होंने इसी फ्रेज के साथ वहां के होमलेस लोगों की फोटो डालनी शुरू कर दी और एक ही दिन में इन सारे ट्रोल्स के पसीने छूट गए। इंडियन यूजर्स को ब्लॉक और म्यूट कर करके लोग छिप गए। आजकल का टाइम नैरेटिव वॉर का है। प्रोपेगेंडा फैलाना इनका एक वेपन है, इसीलिए हमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कीबोर्ड वॉरियर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन फॉरेनर्स की हिपोक्रेसी को जरूरत पड़ने पर एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। और आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फॉरेनर्स को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। जहां भी दिख जाते हैं 10 लोग आ जाते हैं फोटो खिंचवाने साथ में। अरे भैया, अगर आप ऐसा करोगे तो सुपीरियर तो फील करेंगे ही, और फिर ये लोग आपको इंफीरियर लोगों की तरह ही
ट्रीट करते रहेंगे। तो एक बार इस बारे में सोचना और प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना।